मैं शपथ लेती हूँ कि विद्यार्थी मेरा धर्म है, मानवता की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है, राष्ट्र की उन्नति में सदैव तत्पर रहूंगी, अपने कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ते हुए एक स्वच्छ, सुंदर तथा भ्रष्टाचार मुक्त भारत का निर्माण करूंगी। जय हिंद। तो ये हमने प्रतिज्ञा इसलिए करवाई है कि देखिए हमारा मकसद, जो हमारा मिशन है ज्ञापम हमारा जो मिशन है ग्रामीण युवा अभ्युदय प्रोग्राम के नाम से हमने जो कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका मकसद सिर्फ पढ़ाई ही करना नहीं है, बल्कि हमको पढ़ाई के साथ साथ में आपको अच्छा और प्रगतिशील मानव भी बनाना है। ठीक है। और प्रतिज्ञा इसलिए कराई जाती है कि प्रतिज्ञा करने के बाद जो है आप कम से कम इस चीज़ों को धीरे धीरे अपने जेहन में उतारेंगे, और जब जेहन में उतर जाएगी बातें तो फिर उस पर चलना भी सीख जाएंगे। क्योंकि बालपन जो होता है, जो बचपना होता है हमारा, उसमें क्या होता है कि जो शब्दें हमारे दिमाग में जाती हैं बचपन से, फिर वो हमारी आदतें भी उसी हिसाब से बनती जाती हैं। कोई भी कार्य आप 21 दिन तक लगातार कर लीजिए तो वो आपकी हैबिट बन जाएगी। अगर आपको गलत आदमी बनना है तो दारू पीना शुरू कर दीजिए और आप जो है दारूबाज बन जाओगे 21 दिन के बाद, फिर आप इसके बगैर रह नहीं पाओगे। अच्छा आदमी बनना है तो अच्छे साहित्य पढ़ना शुरू कर दीजिए, 21वें दिन बाद बिना उस साहित्य को पढ़े हुए आप रह नहीं पाओगे। ठीक है। तो इसलिए अच्छा इंसान बनाने का मेरा यहाँ मकसद है, सिर्फ पढ़ाई ही करना नहीं है। तो देखिए हम लोग इतिहास में अध्ययन कर रहे थे, इसके पहले हम लोगों ने प्राचीन इतिहास में जो है पाषाण सभ्यता के बारे में अध्ययन किया था। पाषाण सभ्यता में हमने देखा था कि किस तरीके से व्यक्ति जो है उसका आविर्भाव होता है, मतलब इस पृथ्वी पर मानव का उद्भव होता है, फिर मानव के उद्भव के उसके विकास की गाथा रही है नवपाषाण काल तक। फिर एक सभ्यता आती है कांस्य युगीन, वो उसके पहले ताम्र युगीन सभ्यता आती है। तांबे के बारे में व्यक्ति जान जाता है और तांबे में टिन मिला करके फिर बाद में क्या सीख जाता है, कांसा बनाना। तो ताम्र युगीन सभ्यता तक हमने पढ़ लिया था। अब हम लोग जो हमारे इतिहास का मुख्य मुद्दा है वो कहाँ से शुरू होगा, हड़प्पा सभ्यता से। और हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता भी कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों को कांसे का ज्ञान था और ज़्यादातर खुदाई से हमको कांसे की ही औजार और वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है। तांबे से मजबूत होता है कांसा, इसलिए उस समय कृषि क्रांति उसी समय आई होगी। हड़प्पा से ऐसा साक्ष्य मिले हैं, लेकिन जानकारी कुछ नहीं, लिखा हुआ कुछ नहीं मिलता है। सब कुछ कहाँ से प्राप्त हुआ है, खुदाई से। खुदाई से ही सब कुछ पता चलता है कि ऐसा वहाँ पर जो है रहा होगा, कृषि इन चीज़ों की होती रही होगी। सारी चीज़ें हमको साक्ष्य कहाँ से मिलती हैं, खुदाई से मिलती हैं। अब देखो हड़प्पा सभ्यता जो है ये भारत की सबसे पहली नगरीय क्रांति थी। देश जो है गांव से शहर की तरफ उन्नति करते हैं। कोई भी देश पहले गांव में रहता है, फिर बाद में वो जाकर के शहर में तब्दील हो जाता है। लेकिन हमारे भारत की विचित्र बात रही है, वैसे जब इसकी खुदाई 1921 से पहले ये पूरा जो है रहस्य ही था हड़प्पा। ठीक है। अभी बताएंगे कैसे इसके बारे में जानकारी हुई है। उसके पहले हम लोग जानते थे कि हमारा इतिहास कहाँ से शुरू हुआ है, आर्यों के आगमन से, वैदिक सभ्यता से। जो हम इसके बाद वाला टॉपिक होगा, हड़प्पा के बाद वाला पढ़ेंगे, तो इतिहास वहीं से पढ़ाया जाता था, वैदिक से। लेकिन जब इस पर रिसर्च किया गया लोगों ने, अंग्रेज़ों को तो पता चल गया था, अंग्रेज़ भारत में आए थे तो उन्होंने खुदाई उदाई किया था, क्योंकि उसमें बहुत शासन करने वाले के साथ साथ में उसमें बहुत सारे विद्वान भी भारत आते थे। तो उन विद्वानों का मकसद क्या रहता था, यहाँ के साहित्य को, यहाँ के वैदिक साहित्य को संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद कराना, अन्य भाषाओं में अनुवाद कराना, यही सब काम करते थे। तो यहाँ के साहित्य से उन्होंने पढ़ करके बहुत कुछ सीखा। और इसके अलावा पुरातात्विक खोज किया, पुरानी वस्तुओं को खोदा गया, ज़मीन के नीचे से निकाला गया, तो यहाँ की एक नए इतिहास की जानकारी हुई। लेकिन हड़प्पा जब उनके सामने आया तो वो इस बात को पचा ही नहीं पा रहे थे। अंग्रेज़ कहते थे हम इस दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारी सभ्यता सबसे पुरानी है, हम सबसे सर्वश्रेष्ठ जातियाँ हैं। वो उनको ये गुमान था, उनको ये वो ये पचा ही नहीं पाते थे कि भारत जो है हमसे भी बहुत पहले से सभ्य था और यहाँ पे एक सभ्यता दबी पड़ी है पृथ्वी ज़मीन के नीचे। तो वो इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे थे, इसीलिए वो बात को सामने लेकर नहीं आते थे। पता तो उनको चल गया था, बात को सामने लेकर नहीं आते थे। अब देखो, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता के इसके कई नाम हैं। हड़प्पा सभ्यता के इसके कई नाम हैं। पहला नाम तो इसका यही है कि ये चूँकि सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई। सबसे पहले जो
नगर उसमें आया, खुदाई में हड़प्पा आया, इसलिए इस सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा। अब ये वहाँ के जो लोग थे उनको खुद नहीं पता था कि हम मतलब हमारा नाम हड़प्पा रख देंगे लोग। अब जैसे रहलई ही है, रहलई जमींदोज हो जाए, पूरा दुनिया में जो है एक जलजला सा आ जाए, दुनिया ख़त्म हो जाए, लोग ख़त्म हो जाएं और सब चीज़ का नामो निशान मिट जाए, फिर जब लोग नई सभ्यता खोजेंगे तो इसका नाम हो सकता है कुछ और रख दें, रहलई की जगह इसका लिख दें दामोदर नगर, श्री प्रकाश नगर, और हम तो अभी रहलई के नाम से जानते हैं ना। लेकिन हड़प्पा सभ्यता जब प्रकाश में आई तो वहाँ के व्यक्तियों, जो पहले व्यक्ति रहे होंगे, उनको भी नहीं पता रहा होगा कि हमारा नाम कभी हड़प्पा रखा जाएगा। उस खोज के बाद वहाँ पे जो अभी शहर बसा हुआ था, उस शहर के नाम पर ही इसका नाम रख दिया गया हड़प्पा सभ्यता। शहर का गाँव रहा होगा, ठीक है, तो उसका नाम सबसे पहले प्रकाश में आया हड़प्पा नगर, इसलिए हड़प्पा क्षेत्र में खुदाई हुई तो इसलिए सभ्यता का नाम क्या रख दिया गया, हड़प्पा। और हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, सिंधु नदी के किनारे नहीं है, रावी नदी के किनारे है। लेकिन सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे शहर खोदे गए, बहुत सारे स्थल खोदे गए, शहर नहीं कहेंगे, स्थल खोदे गए, जो किस नदी के किनारे थे, सिंधु नदी के किनारे। मोहनजोदाड़ो जो है वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और लेकिन अन्य बहुत सारे जो है स्थल प्रकाश में आए जो सिंधु नदी के सहारे ही थे पहले, इसीलिए इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंधु नदी सभ्यता, सिंधु नदी की सभ्यता। और चूंकि बाद में फिर खुदाई की गई और ज़्यादा सिंधु नदी के आसपास, तो घाटी उसके आसपास दूर तक उसका फैलाव मिला, तो इसीलिए इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, सिंधु नदी सभ्यता कहते हैं, सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहते हैं। और ये भारत की पहली नगरीय क्रांति थी, इसलिए इसको भारत की पहली नगरीय क्रांति भी कहते हैं। और इसके साथ साथ में इसको ये सरस्वती और घग्गर नदी में भी कुछ इसके स्थान मिले हैं, जो अभी सरस्वती नदी जो लुप्त हो चुकी है, ठीक है, उसके किनारे भी ये वाला क्षेत्र, जैसे ये भारत का नक्शा है हमारा, तो यहाँ से ये सिंधु नदी ऐसे चलती है, ठीक है, यहाँ से ये सिंधु नदी चलती है। और यहाँ पर एक नदी प्राचीन समय में थी जिसका नाम क्या था, घग्गर या सरस्वती नदी भी उसको कहते थे। आज की घग्गर नदी ही सरस्वती नदी थी। तो इसके आसपास बहुत सारी सभ्यताएं प्रकाश में आए, बहुत सारे स्थल प्रकाश में आए, तो इसको सरस्वती घग्गर सभ्यता भी कहते हैं। इसके कई नाम है, सरस्वती घग्गर सभ्यता भी इसी को कहा जाता है, किसको, सिंधु सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को। और भारत हमारा प्राचीन समय में जब ये सभ्यता थी तो दुनिया के अन्य सभ्यताओं से भी इसका संपर्क था, क्योंकि वहाँ पे खुदाई करने पे भारत की वस्तुएं, हड़प्पा की वस्तुएं उन सभ्यताओं में मिली हैं। जैसे यहाँ के लोग मान लेते हैं घोड़े गाड़ी का इस्तेमाल करते थे, घोड़े खिलौने का, घोड़ा खैर उसके बारे में जानते नहीं थे, लेकिन साक्ष्य मिला है थोड़ा कहीं से, तो वो दूसरी जगह खुदाई में मिला, तो उससे लोग अनुमान लगाते हैं कि भारत का संपर्क उस देश से भी रहा होगा, व्यापारिक संबंध। और जब व्यापारिक संबंध किसी देश से होता है तो व्यापार के साथ साथ में सांस्कृतिक संबंध भी बनते हैं कि नहीं। लोग आएंगे जाएंगे तो एक दूसरे की भाषा सीखेंगे कि नहीं, लिपियों का विस्तार होगा, एक दूसरे की भाषा सीखेंगे, रहन सहन सीखेंगे, तो कल्चर का भी विकास होता है, कल्चर भी विस्तृत होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे भारत जो हड़प्पा सभ्यता है, जो मुख्य रूप से भारत में ही नहीं, सबसे पहले ये पाकिस्तान में सभ्यता प्रकाश में आई, तब पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा था 1947 के पहले। तो ये पूरा हिस्सा जो था ये पूरा हड़प्पा सभ्यता का था। ये पूरा हिस्सा जो है यहाँ से लेकर त्रिभुज के आकार में, यहाँ से लेकर के ये पूरा जो है यहाँ तक ये भाग पूरा त्रिभुज बनता है। तो हड़प्पा सभ्यता कैसे ये त्रिभुजाकार है। हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल मिले हैं वो एक त्रिभुज में स्थित हैं। कैसे स्थित है, त्रिभुज में। तो ये त्रिभुजाकार सभ्यता है। और सबसे उत्तरी भाग हड़प्पा का क्या है, कौन सा शहर है, मांडा। शहर नहीं स्थल है, पहले शहर रहा होगा मांडा, क्योंकि ये नगरीय सभ्यता है। सब उस समय, अभी हम लोग अध्ययन करेंगे आगे कि ये नगरीय सभ्यता क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नगरीय जो है विशेषताएं मिली हैं। आप आश्चर्य करेंगे जब हम नगरीय सभ्यता के इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे, नगरों के बारे में, तो कहोगे हमारा गांव, हमारे आज के समय के शहर और गांव उसके पहले की अपेक्षा बहुत ख़राब हो गए हैं। पहले बहुत उन्नति अवस्था में थे गांव जो है, शहर। तो सबसे उत्तर में कश्मीर में क्या है, मांडा है। प्रश्न यहाँ से बनता है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल का क्या नाम है, मांडा। और मांडा जिस नदी के किनारे स्थित है उसको कहते हैं चिनाब नदी। कौन सा नदी, चिनाब नदी। चिनाब नदी के किनारे मांडा स्थित है, ठीक है। चिनाब यहाँ पर है ये मांडा, और यहीं से नदी आती है चिनाब नदी आती है, जो सतलज में मिल करके बाद में सिंधु में सतलज मिल जाती है, और ये सिंधु नदी आकर के अरब सागर में गिर जाती है।
ठीक है। जब भूगोल कराएंगे तो सारी नदियों का भी अध्ययन करते चलेंगे। यहाँ पर आपको जो है ज़्यादा माथापच्ची करना नहीं है, सिर्फ ये समझ लो मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चिनाव। परीक्षाओं में एक तरफ नदी दे देगा और एक तरफ स्थल दे देगा, फिर कहेगा कौन सी नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा सब स्थल स्थित है। ठीक है, तो मांडा चिनाव नदी के किनारे स्थित है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। मांडा कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, और दक्षिणी भाग, सबसे दक्षिणी भाग महाराष्ट्र में दायमाबाद है। क्या है? दायमाबाद, ये महाराष्ट्र में है। और ये परवरा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? प्रवरा नदी है, एक प्रवरा नदी। तो इस प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और प्रवरा नदी किसकी सहायक नदी है? गोदावरी नदी की। गुड। प्रवरा नदी किसकी सहायक है? गोदावरी नदी की। तो दायमाबाद प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। और जो पश्चिमी भाग है वो पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में। अब चूंकि हड़प्पा सभ्यता का अध्ययन करेंगे तो हम थोड़ा सा पाकिस्तान के बारे में भी समझ लेंगे। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है, जो है शैतान देश है, तो उसके बारे में भी थोड़ा जानना जरूरी है, पड़ोसी है इसलिए। तो उसका पश्चिमी भाग क्या कहलाता है? सुतकांगेन डोर। सुतकांगेन डोर पश्चिम में स्थित है, जो कि दास्क नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? दास्क नदी के किनारे। ठीक है, 3 नदियां हमने देख ली। प्रवरा नदी पे दायमाबाद स्थित है, दास्क नदी पे सुतकांगेन डोर स्थित है, और चिनाब नदी पर मांडा। और उत्तर प्रदेश भी हमारा जो है वहाँ से भी एक स्थल मिला था जिसका नाम था आलमगीरपुर। आलमगीरपुर, ठीक है। आलमगीरपुर कहाँ से प्राप्त हुआ है? उत्तर प्रदेश के मेरठ डिस्ट्रिक्ट से, उत्तर प्रदेश के मेरठ। और वहाँ पर एक नदी है हिंडन नदी। कौन सी नदी है? हिंडन, जो कि यमुना नदी की सहायक नदी है। हिंडन नदी किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की। तो हिंडन नदी के किनारे कौन सा शहर पाया गया, कौन सा स्थल पाया गया? आलमगीरपुर। तो इसका पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर तक है, पश्चिमी विस्तार सुतकांगेन डोर तक है, और दक्षिणी विस्तार दायमाबाद तक है, उत्तरी विस्तार मांडा तक है। और उत्तरी विस्तार लगभग 1600 किलोमीटर है, और पूरा पश्चिम विस्तार 1400 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण विस्तार 1600 किलोमीटर है लगभग, और पूरा पश्चिम विस्तार लगभग 1400 किलोमीटर है। तो ये बहुत बड़ी सभ्यता थी। और इसका अगर पूरा एरिया देखें तो ये लगभग 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था। 20 लाख स्क्वायर किलोमीटर में ये सभ्यता पूरी फैली हुई थी। ठीक है, तो ये काफ़ी बड़ी सभ्यता थी। देख लो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरी फैली हुई थी। अब ये इसका पहले भाग जो है पाकिस्तान में प्रकाशन में आया। भारत के पुरातत्वविद, भारत के विद्वान आज भी खोद कर रहे हैं। तो खोद करने के वजह से लगभग 2000 से अधिक स्थल प्राप्त हुए हैं। 2000 से अधिक स्थल हम नक्शे पे दर्शा नहीं सकते हैं, भर जाएगा पूरा नक्शा। तो यहाँ मुख्य चीज़ें ही हमने दर्शाई हैं। तो 2000 से अधिक स्थल प्रकाश में आए हैं भारतीय पुरातत्वविदों के खोज करने से। इसमें पाकिस्तान के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। पाकिस्तान में 4 प्रांत हैं। ठीक है, हमारे भारत में भी पंजाब है और पाकिस्तान का भी पंजाब है। भारत का भी एक राज्य पंजाब है, और उसके बगल से लगा हुआ पाकिस्तान का भाग भी एक पंजाब कहलाता है। और इसी पंजाब, पाकिस्तान के पंजाब में ही पाकिस्तान की राजधानी है। कौन सी? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद यहीं स्थित है, पंजाब प्रांत में ही। ठीक है, और इसका जो पश्चिमी भाग है वो कहलाता है, या तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर भी बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस भी बोलते हैं, और या फिर इसको जो है यहाँ पर वो रहते थे, एक इतिहास स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका नाम था, देखो, लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। तो वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में ही यहीं रहते थे, यही इसी वाले प्रोविंस में रहते थे। और इसको खैबर पख्तूनख्वा भी कहते हैं। इस राज्य का नाम क्या है? खैबर पख्तूनख्वा। खैबर दर्रा यहीं पर है, इसीलिए खैबर दर्रे के नाम पर ही इस राज्य का क्या नाम रखा पाकिस्तानियों ने? खैबर पख्तूनख्वा। तो एक पंजाब राज्य ये हो गया, खैबर पख्तूनख्वा ये हो गया, और इधर है आपका बलूचिस्तान। ये कौन सा राज्य है उनका? बलूचिस्तान। और ये सिंध नदी के किनारे स्थित है, सिंध नदी यहीं से बहती है, तो इसीलिए इसका क्या नाम सिंध राज्य है। ठीक है, तो 4 राज्य पाकिस्तान के हैं, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान। ठीक है, 4 पाकिस्तान के राज्य। भारत में कितने राज्य हैं? 28। हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर भी ये नहीं है पाकिस्तान, इसके पास 4 राज्य हैं। और लेकिन ये बड़ा होशियार है, ये वाला हिस्सा जो है, इधर वाला हिस्सा, चूँकि इसी कब्जे में है इतना भाग, तो ये कहता है कि ये भी हमारा राज्य है, ये भी हमारा राज्य है, इसको भी अपना राज्य बताता है। और इसको कहता है गिलगिट यहाँ पर स्थित है, इसके लिए इसको गिलगिट के नाम से जो है इसको राज्य घोषित कर दिया है, लेकिन है नहीं, मान्यता नहीं मिली है। अब कोई भी अपना कर दे, क्योंकि ये LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है। यहाँ पे पाकिस्तान की सेना और भारत की सेना डटी हुई है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? लाइन ऑफ कंट्रोल।
और ये वाला थोड़ा सा हिस्सा कश्मीर का पाकिस्तान के अंडर में है, तो कहता है आज़ाद कश्मीर। इसको क्या कहता है? आज़ाद कश्मीर। उसकी दृष्टि से देखें तो 4 और 2 6 राज्य हैं उसके। पाकिस्तान के कितने हैं? 4 2 6 राज्य वो कहता है, लेकिन अभी मान्यता नहीं मिली है, सिर्फ 4 ही राज्य उसके पास हैं। अब इन 4 राज्यों में 3 राज्यों में पाकिस्तान के हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। 3 राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के स्थल पाए गए हैं। कौन से में? पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में। पंजाब में, सिंध में और बलूचिस्तान में, ठीक है। और इसके ऊपर एक देश है अफगानिस्तान। क्या है? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 ही जो है स्थल पाए गए हैं, खुदाई में प्राप्त हुए हैं। एक तो यहाँ है, एक यहाँ है जिसको बोलते हैं सोर्तघई। क्या कहते हैं? सोर्तघई या सोर्तघुई, ठीक है। ये सोर्तघई अफगानिस्तान में है। और एक यहाँ है जिसको कहते हैं मुंडीगाग। क्या कहते हैं? मुंडीगौग, ठीक है। तो अफगानिस्तान के सिर्फ 2 ही नाम हैं, इनको आप लिखते चलो कहाँ कहाँ इनका विस्तार है। तो अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल पाए गए हैं, सोर्तघई और मुंडीगाग, ठीक है। और पाकिस्तान में बहुत सारे स्थल पाए गए हैं और सबसे अधिक स्थल भारत में पाए गए हैं, क्योंकि भारत में अभी भी लगातार रिसर्च जारी है, खोज जारी है। और इसमें जो आपका हड़प्पा शहर है, हड़प्पा स्थल जो पाया गया है वो कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है और मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी के किनारे है, ठीक है। मोहनजोदाड़ो यहाँ पर स्थित है। ये है मोहनजोदाड़ो, जो कि किस प्रांत में है? सिंध प्रांत में है। और सिंध प्रांत में और क्या है? यहाँ पे जो है चौदड़ो है, सिंध प्रांत में एक चौदड़ो भी है और कोटदीजी है। ये नाम या आप लिख सकते हो। पाकिस्तान में जो है सिंध प्रांत में कौन कौन से स्थल हैं? सिंध प्रांत में एक आपको मोहनजोदाड़ो है, अभी इनका अलग अलग अध्ययन करेंगे। मोहनजोदड़ो। और दूसरा स्थल क्या है आपका? कोटदीजी। क्या है? कोटदीजी। और चौदड़ो, चौदड़ो। ये 3 स्थल मुख्य रूप से, और भी बहुत सारे हैं जो कि किस प्रांत में है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। और बलूचिस्तान में इसका सबसे पश्चिमी भाग है सुत कांगेन डोर। कौन सा है? सुत कांगेन डोर, ठीक है। और जो आपका पंजाब वाला प्रांत है, पंजाब वाले प्रांत में सबसे मुख्य स्थल कौन सा है? हड़प्पा, जो कि रावी नदी पे है, ठीक है। तो अब यहाँ पूछेगा बहुत लोग जो नहीं पढ़े होंगे, तो हड़प्पा भारत में दिखा देंगे, भारत के पंजाब में, लेकिन हड़प्पा है कहाँ? पाकिस्तान के पंजाब में है, ठीक है। तो ये चूँकि इसका फैलाव पाकिस्तान तक है, इसलिए हमको यहाँ नक्शा बनाना पड़ा पाकिस्तान का भी, नहीं तो पाकिस्तान का हम नक्शा क्यों बनाते। अब भारत की बात करें तो भारत में कितने राज्यों में है इसका फैलाव? पंजाब, कश्मीर में तो है ही है, कश्मीर, पंजाब, और यहाँ पर हरियाणा है और राजस्थान है और आपका गुजरात है और महाराष्ट्र है। तो कितने राज्य हो गए? 1 2 3 4, उत्तर प्रदेश भी है, 4 5 6 7, 7 राज्यों में, भारत के 7 राज्यों में हड़प्पा के स्थल खुदाई में मिले हैं। तो पहला हमारा जम्मू कश्मीर में है, मांडा के नाम से जाना जाता है। कौन सा स्थल है? मांडा। और यही इस सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल है, जो कि चेनाब नदी के किनारे स्थित है। दूसरा रोपड़ है। दूसरा क्या है? रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में, भारत के पंजाब में। भारत के पंजाब में कौन सा राज्य, कौन सा स्थल पाया गया? रोपड़, ठीक है। और इसके अलावा हरियाणा में 2 मुख्य स्थल हैं, राखीगढ़ी और बनवाली। राखीगढ़ी और बनवाली। अभी खुदाई में ये पता चला है कि राखीगढ़ी जो है आपका इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर रहा करता था पहले। इसके पहले जो है ऐसा माना जाता था कि जो है गनेड़ीवाल जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर है, वो सबसे बड़ा स्थल था। लेकिन 2017 में खुदाई हुई तो इस जो स्थल है, इस स्थल का और भी विस्तार मिला। इस स्थल का, राखीगढ़ी का, जो हरियाणा का है, इसका और भी विस्तार मिला। तो इसलिए राखीगढ़ी सबसे बड़ा, राखीगढ़ी क्या है? सबसे बड़ा स्थल है। तो अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी। अभी किताबों में आपको जो है गनेड़ीवाल मिलेगा, कहीं पर मोहनजोदाड़ो मिलेगा, हड़प्पा मिलेगा, तो वो सब भूल जाओ। पुरानी किताबें अपडेट नहीं करते हैं लेखक लोग, और हम जो है उनकी भी गलती नहीं, क्योंकि एक बार लिख दिए तो, और ये, लेकिन इसको हमें अपडेट करना है अपने, जो है आजकल मोबाइल है तो उससे हम नेट से सर्च करके जानकारियों को अपडेट कर सकते हैं। तो इतिहास भी अपडेशन मांगता है, इतिहास भी जो है वो उसमें भी रिसर्च होते रहते हैं। अभी इस सभ्यता की खुदाई अभी चल रही लगातार, तो इसीलिए इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी है, ठीक है। और एक स्थल इसमें मिला है बनवाली। हरियाणा में ही एक और स्थल मिला है जिसका नाम क्या है? बनवाली। और राजस्थान का एक स्थल है प्रमुख रूप से जो है वो यहाँ पर नहीं दर्शाया है मैंने,
राजस्थान का जो स्थल है उसका नाम है कालीबंगा। यहाँ पर है कालीबंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है? कालीबंगा। कालीबंगा का बंगा, यहाँ पे काली चूड़ियाँ पाई गई हैं, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा रख दिया। बंगा सब बैंगल से बना है, हमको लगता है इसीलिए रख दिया होगा। बैंगल मतलब होती ना चूड़ी उड़ी, अंग्रेजी में चूड़ी को बैंगल्स कहते हैं, और काली काली चूड़ियाँ यहाँ खुदाई मिली होंगी, इसीलिए इसका नाम कालीबंगा शायद हमको लगता है ऐसे रख दिया गया होगा। ऐसे तो इतिहासकार इतिहास बनाते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है, लेकिन मैं अपने जो है उससे बता रहा हूँ। हाँ ठीक। तो इसको कालीबंगा जो है ये राजस्थान का स्थल है। लेकिन सबसे अधिक स्थल कहाँ से मिले हैं भारत के? गुजरात से, ठीक है। ये भी प्रश्न बनता है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक स्थल किस राज्य से पाए गए हैं? गुजरात राज्य में पाए गए। सबसे ज़्यादा खुदाई गुजरात राज्य में हुई है, और गुजरात राज्य में सबसे अधिक स्थल प्रकाश में आए हैं। अब गुजरात राज्य के जो मुख्य स्थल हैं उसके बारे में देखो। धौलीवीरा, जो धौलीवीरा है गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर? या इस वाले स्थान पर है गुजरात राज्य में। और धौलीवीरा किस लिए जाना जाता है? क्योंकि ये भी जो है 5वें नंबर का, हड़प्पा सभ्यता का 5वें नंबर का सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा सभ्यता का 5वें नंबर का सबसे बड़ा स्थल है धौलावीरा। और इसकी विशेषताओं के बारे में अलग अलग बाद में अध्ययन करेंगे। और यहीं पर एक सुतकोदड़ा है, ये अजीब सा नाम है सुतकोदड़ा। और एक लोथल है, लोथल के बारे में जान लो। लोथल तो पढ़ते भी हो। लोथल क्या था? ये जो है उस समय गोदीवाड़ा हुआ करता था, जैसे हम पत्तन नहीं पढ़ते हैं, तो लोथल हड़प्पा सभ्यता का क्या था? पत्तन नगर था। ये लोग व्यापार करते थे, यहीं से जाता था समुद्र के मार्ग से व्यापार करते हुए। तो क्योंकि यहाँ से नाव वगैरह के साक्ष्य भी मिले हैं। खिलौने, जैसे जो चीज़ व्यक्ति इस्तेमाल करता है उसी चीज़ के तो खिलौने भी बनाता है। जैसे मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं आज के समय में, तो बच्चों को खिलौने के लिए मोबाइल भी तो बना कर कंपनियाँ बेचती हैं, प्लास्टिक के मोबाइल या फिर जो है फाइबर के मोबाइल। तो ऐसे ही खुदाई में उसके नाव भी मिले हैं छोटे छोटे खिलौने के रूप में, बैलगाड़ी भी मिली है खुदाई में। तो उससे हम अनुमान ये लगा लेते हैं लोग बाग कि जो है उस समय ये चीज़ प्रचलन में रहा होगा। तो इस तरीके से लोथल एक गोदीवाड़ा था, ठीक है। और यहाँ पर एक नागेश्वर भी एक गोदीवाड़ा था, यानी पत्तन था। नागेश्वर भी कहाँ है? गुजरात में। तो इस तरीके से ये प्रमुख स्थल हैं। और इसके अलावा एक दायमाबाद है जो सबसे दक्षिणी भाग है परवरा नदी के किनारे, दायमाबाद जो महाराष्ट्र में। तो 7 राज्यों में भारत के स्थल कौन से? हड़प्पा सभ्यता के भारत में 7 राज्यों में प्रकाश में आए हैं स्थल, ठीक है। और पाकिस्तान के 3 प्रांतों में, और अफगानिस्तान में 2 स्थल प्रकाश में आए, सोरतघई और मुंडीगाग। ये अफगानिस्तान में प्राप्त हुआ है। और 2 प्रमुख शहर हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो कौन से उसमें है? सिंध उस प्रांत में। और हड़प्पा कौन से प्रांत में है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। अब ये तो हमने यहाँ पर जो है इसके बारे में जो है स्थल के बारे में देखा। इन स्थलों के बारे में हम लोग जो है एक एक स्थल की विशेषताओं का भी अध्ययन करेंगे। उससे पहले हम इसके बारे में समझ लें कि इसकी तिथि क्या है, समय क्या है। भाई इतिहास में तो समय लिखा हुआ मिल जाता है किसी भी चीज़ का, तो हम पता कर लेते हैं कि ये उस समय रहा होगा। लेकिन ये इतिहास से पहले का है, आद्य ऐतिहासिक है। आद्य ऐतिहासिक उसे कहते हैं जिसके बारे में लिखा हुआ तो मिलता है लेकिन उसको कोई पढ़ नहीं पाया है। लिपि तो मिलती है लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है, तो उसको किस में रखते हैं? आद्य इतिहास में। और जिसके इतिहास की ऐसी घटनाएं जिसके बारे में ना तो लिखा हुआ मिलता है और ना ही, जब लिखा हुआ ही नहीं तो पढ़ेंगे कौन उसको, तो वो प्राग इतिहास है। और आद्य इतिहास क्या है? लिपि का ज्ञान था यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग लिखते थे। और इसमें भी सबसे ज़्यादा अक्षर जो मिले हैं उल्टा यू आकार के मिले हैं, ऐसे कुछ ऐसे मिले हैं। ये यहाँ की लिपियाँ चित्रात्मक थी। यहाँ की लिपियाँ कैसी थी? चित्रात्मक थी, भाव चित्रात्मक। अपने भाव को, भावना को चित्र के माध्यम से दर्शाते थे। जैसे उन्होंने कुछ चित्र हिरन टाइप के जो है इन्होंने इस तरीके से लेटर बना दिया है ऐसे, ठीक है। तो ये इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि इनकी लिपि कैसी थी? चित्रात्मक प्रकार के, चित्र बना करके अपनी बात कहते रहे होंगे, एक दूसरे से समझते रहे होंगे। तो इसीलिए यहाँ की लिपि को क्या कहा जाता है? चित्रात्मक। और देखो हम लोग जो लिपि लिखते हैं किधर से लिखते हैं? इधर से शुरुआत करते हैं ना। हाँ, हमारी जो देवनागरी लिपि है वो इधर से शुरू होती है। इधर कौन सा भाग, कौन सा वो स्थान है? बायां। बाएं से दाएं लिखते हैं हम। हिंदी बाएं से, हिंदी और अंग्रेजी और भी आज के जितने भी उर्दू जो है वो इधर से लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी जाती है उर्दू। लेकिन हिंदी हुआ, अंग्रेजी हुआ, ये सब किधर से लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं। और ये लोग क्या करते थे? ये लोग दोनों तरफ से लिखते थे। अब उसके बारे में हमको पता तो है नहीं कि लिखते रहे होंगे, तो कैसे पता चला ये भी पता करते हैं। देखिए ये यहाँ से लिखना शुरू करते थे, दाहिने साइड से लिखना शुरू करते थे। जब छोटा बच्चा लिखता है
तो वो क्या करता है, लास्ट में लिखते लिखते जाकर के अक्षर को छोटा कर देता है कि नहीं करता है? हम लिखते जाते हैं, जगह कम पड़ती है तो वहाँ जाकर छोटा कर देते हैं, अक्षर को कर देते हैं कि नहीं? तो उसके आधार पे जब खुदाई में प्राप्त हुए होंगे, ये कहीं लिखा नहीं किताबों में, मतलब ये कल्पना है मतलब इतिहासकारों की, कि ये इधर से जो है दाएं तरफ से लिखते थे बाएं तरफ की तरफ। ज़्यादातर इनके जो साक्ष्य मिले हैं मोहरों में, मोहर जो होते हैं, जैसे हमारे यहाँ आप जाते हो प्रधानाचार्य से कोई भी सर्टिफिकेट अटेस्ट करवाने के लिए, तो प्रधानाचार्य जी क्या लगाते हैं, मोहर लगाते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ भी मोहर मिले हैं। मोहर कोई भी वस्तु को ये सब मतलब उसमें मोहर लगा करके, और वो अगर कहीं भेजना है दूसरे देश में तो वो उस देश की पहचान हो जाती थी कि ये हड़प्पा की मोहर है। तो वो मोहर भी खुदाई में मिले हैं। ज़्यादातर जो है सेलखड़ी के मोहर बने हुए थे, जैसे मिट्टी होता है तो मिट्टी का ही थोड़ा सा जो है नया अलग ही रूप था, सेलखड़ी मिला करके बनाते थे, मिट्टी और दफ्ती लकड़ी का बारूद जो है बुरादा वगैरह ये सब मिला करके सेलखड़ी बना करके, और उसका क्या बनाते थे, ये मोहर बनाते थे। और मोहर पे चिन्ह मिले हैं और उस पर उभरी हुई आकृतियाँ मिली है, तो उसको कहते हैं ये मतलब भाव चित्रात्मक। तो ये पहले तो ये दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं, लेकिन एक स्थान है धौलावीरा, जैसा कि मैंने बताया। धौलावीरा कहाँ पर है, ये रहा गुजरात में। धौलावीरा में एक श्यामपट्ट मिला है, एक पट्टी मिली है। जैसे हमारे रहलई स्कूल के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है, उस पर लिखा हुआ डॉक्टर कर्ण सिंह इंटर कॉलेज रहलई। तो ऐसे ही एक उस वहाँ से एक पट्टी मिली है। उस पट्टी पे जो लिपि लिखी हुई है वो कुछ इस तरीके से लिखी हुई है कि इधर से चल रहा लिखते हैं ये दाएं से बाएं की तरफ, फिर यहाँ से शुरू कर देते हैं, यानी बाएं। दूसरी लाइन इनकी क्या होगी, बाएं से दाएं। फिर यहाँ से तीसरी लाइन किधर से लिखेंगे, दाएं से बाएं की तरफ। तो इस तरीके से अब ये ऐसे लिखते जाते हैं, ऐसे ऐसे। तो ये एक अजीब सी आकृति बन गई कि नहीं। अब इस आकृति को क्या कह सकते हो, सर्पिलाकार कह सकते हो ना। तो इनकी लिपि को सर्पा आकार लिपि भी कहा गया है, इनकी लिपि को सर्पा आकार लिपि भी कहा गया। और गाय को देखो, टॉयलेट करते हुए गाय चलती है, देखा है, तो लकीर बनाती हुई जाती है ना, तो इसको गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। अब भूलोगे नहीं कभी, गाय ऐसे ही चलती है, टॉयलेट करते हो तो ऐसे चिन्ह बनाती है, तो इसलिए गौमूत्री लिपि भी कहते हैं। और इसके अलावा अंग्रेजी में इसका जो लिपि का नाम है, अजीब सा नाम है उसका, मैंने कहीं लिखा है, देखो, बुस्ट्रोफेडन। इसको इस लिपि का दूसरा और एक नाम है बुस्ट्रोफेडन, ठीक है। तो ये लिपि जो है हड़प्पा सभ्यता की लिपि गौमूत्री लिपि भी है, बुस्ट्रोफेडन लिपि के रूप में पहचानी गई है, और सर्पिलाकार, ठीक है। और ये लिखी वैसे तो मोस्टली कैसे लिखते थे, दाहिने से बाएं की तरफ, लेकिन धौलावीरा से प्राप्त जो साक्ष्य के आधार पर इसकी लिपि जो है दोनों साइड से लिखते हैं। शुरुआत पहले कहाँ से करते हैं, दाएं से बाएं, फिर दूसरी लाइन शुरू करते हैं बाएं से दाएं की तरफ। तो इस तरीके से ऐसा कुछ एक संरचना बन जाती है जिसको बुस्ट्रोफेडन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, बुस्ट्रोफेडन। तो इनकी लिपि कैसी थी, बुस्ट्रोफेडन लिपि थी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इसका बात करेंगे कि ये इसका काल क्या है, इसका काल क्या है, मतलब समय क्या है, हड़प्पा सभ्यता का समय क्या है। देखो, समय का निर्धारण करने के लिए एक कार्बन 14 एक जो है आपकी जो है वैज्ञानिक पद्धति है। कार्बन 14 क्या है, वैज्ञानिक पद्धति है। विज्ञान वर्ग वाले बच्चे पढ़ते होंगे कि हर वस्तु में कार्बन पाया जाता है, हर वस्तु में कार्बन पाया जाता है, ठीक है। और कार्बन दो रूप में पाया जाता है, कार्बन 14 और कार्बन 12, C12 और C14। हर व्यक्ति में जो भी मतलब व्यक्ति क्या, जो भी वस्तु है, चाहे वो सजीव वस्तु हो चाहे निर्जीव वस्तु हो, सभी वस्तुओं में ये दोनों चीज़ पाई जाती हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14, ठीक है। और कार्बन 14 जो होता है ये रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। क्या होता है, रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है। और रेडियो एक्टिव पदार्थ क्या होता है, उसमें क्षय होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ में ऊर्जा पाई जाती है और वो उसका क्षय होता है लगातार, ठीक है। तो कार्बन, अब ये जब कोई वस्तु, जैसे हम ये डस्टर है, कहाँ गया, नहीं डस्टर नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मोबाइल जैसे है हमारे पास, ये मोबाइल तो वहाँ लगा हुआ है, जैसे ये वस्तु है, इसका हम यूज करते हैं अपना माइक रखने के लिए, ठीक है। जब तक हम इसको यूज कर रहे हैं तब तक तो इसमें जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों बराबर रहेंगे। जैसे ही इसका यूज करना हम बंद कर देंगे, कहीं फेंक देंगे, दबी पड़ी रहेगी, तो कार्बन 12 तो नहीं घटेगा, कार्बन 12 तो समान रहेगा, लेकिन कार्बन 14 जो इसमें है वो घटना शुरू कर देगा। क्या कर देगा, घटना शुरू कर देगा।
और 5700 वर्ष बाद, लगभग 5700 वर्ष बाद इसमें कार्बन 14 कार्बन 12 के आधा रह जाएगी। घटते घटते 5700 वर्ष बाद कार्बन 14 जो है कार्बन 12 के कितना हो जाएगी, आधा। तो इसके आधार पे वैज्ञानिक किसी भी वस्तु की समय का निर्धारण करते हैं, किसी भी वस्तु का। अब उसकी कार्बन 12 का पता लगा ली, कार्बन 12 कितना पुराना है, तो उसके आधार पे कितना उसमें कार्बन 14 बची है, तो उसके आधार पे ये समय का निर्धारण कर लेते हैं। लेकिन एक्यूरेट डेट नहीं पता कर सकते हैं, एक लगभग अनुमान लगा सकते हैं कि इतना 1000 वर्ष पहले, इतना लाख वर्ष पहले कुछ चीज़ ये वस्तु रही होगी। ठीक है, तो कार्बन 14 एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक पद्धति है। इसके आधार पे पता किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता का जो समय है, हड़प्पा सभ्यता का समय वो निर्धारित किया गया है 2350 से लेकर के 1750। कितना? 2350 BC ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व। अब ईसा पूर्व ये तो बताने की जरूरत नहीं, तो मैंने पहले क्लास में बता दिया था कि ईसा पूर्व और ईस्वी कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो 2350 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व इसका क्या है, समय है, हड़प्पा सभ्यता का समय है। इस समय तक यह सभ्यता रही है। ठीक, लेकिन हमारी एनसीईआरटी की किताब में जो समय मिलता है वो मिलता है 2600 BC से लेकर के 2600 BC से लेकर के 1900 BC तक। 2600 BC से लेकर के 1900 BC तक किसमें मिलता है, एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी की 12वीं की किताब जो है, और एनसीईआरटी को बहुत ऑथेंटिक माना जाता है। अब देखो एग्जामिनर पूछेगा, आपसे प्रश्न पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का टाइम क्या है, और ये वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया है कि कार्बन 14 से जो समय है वो एक्यूरेट है। तो एग्जामिनर दोनों समय नहीं पूछेगा, एग्जामिनर दोनों समय नहीं पूछेगा। दोनों समय अगर पूछ लेगा तो आप जो है प्रश्न पत्र को लेकर कोर्ट में चले जाओगे। आप इसको भी लगाओगे तो ये भी सही माना जाएगा, और इसे भी लगाओ, कोई इसको लगा के आएगा वो कहेगा हमारा सही है, और हम इसको लगा के आएंगे कहेंगे ये भी सही है, क्योंकि एनसीईआरटी ने लिखा है इसको। तो इसलिए प्रश्न पत्र में दोनों ऑप्शन नहीं रहेंगे, प्रश्न पत्र में कोई एक ऑप्शन पूछेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी में क्या लिखा है, 2600 BC से लेकर के 1900 BC, और कार्बन 14 क्या कहता है, 2350 से लेकर के 1750 तक का। तो ये काल समय का निर्धारण हो गया। अब इसका पता कैसे लगा है, पता इस सभ्यता प्रकाश में कैसे आई। जैसा कि मैंने बताया कि अंग्रेजों ने यहाँ पर इसके बारे में जानकारी शुरू कर दी थी। 1826 ईस्वी में सबसे पहले इसके बारे में जानकारी दिया था एक अंग्रेज विद्वान थे जिनका नाम था चार्ल्स मेसन। उनका नाम क्या था, चार्ल्स मेसन। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन महोदय ने इसके बारे में सूचना दी थी कि कोई सभ्यता है भारत में जो मतलब अभी जानी बूझी नहीं है, जिसके बारे में लोग बाग जानते नहीं हैं। ठीक है, तो 1826 में चार्ल्स मेसन महोदय ने सबसे पहले हड़प्पा टीले का खोज किया था। किस टीले का, हड़प्पा टीले का पता लगाया था। टीला मतलब यहाँ पर माउंड, इसको अंग्रेजी में कहते हैं माउंड। कहीं कहीं पे माउंट मिलता है, लेकिन शुद्ध अंग्रेजी क्या है, माउंड। माउंड का मतलब टीला होता है। जैसे कोई मतलब पर्वत भी नहीं होता है, पर्वत तो नेचुरल होता है। पर्वत क्या होता है, नेचुरल, प्राकृतिक होता है। लेकिन जो टीले होते हैं वो पाट पूट करके जो है कोई सभ्यता बस जाती है वहाँ पर, तो वो टीला होता है। जैसे आप इरादत नगर से जब आगरा जाते हो तो बीच में पहले एक टीला पड़ता था, अब तो खोद करके मिट्टी निकाल करके, हाँ वो कौन सा गांव था वो, इनायतपुर फूलपुर के पास में बहुत प्राचीन सभ्यता रही होगी, क्योंकि वहाँ पर कुएं पाए गए हैं, कुएं वगैरह भी मिले हैं। तो लेकिन वहाँ की मिट्टी हटा करके लोगों ने अपने घर को पाट पूट लिया होगा। तो चार्ल्स मेसन महोदय ने सबसे पहले हड़प्पा टीले का पता किया था, बताया था। लेकिन अंग्रेज थे तो इन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया, मतलब वो भारत की सभ्यता को और प्रकाश में लाने के प्रयास में नहीं थे, तो सिर्फ इतना बताया। और इसके बाद में 1851 और 1853 ईस्वी में, ये ईस्वी की बात हो रही है, एडी की बात हो रही है, जब अंग्रेज थे भारत में। 1851 और 1853 ईस्वी में एक अलेक्जेंडर कनिंघम नाम का एक विद्वान था। ये नाम आप याद रखना, ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण कराया। इन्होंने 2 बार सर्वेक्षण कराया, 1851 में और 1853 में। मैंने खोज करना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी दिलचस्पी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो 1851 और 1853 में अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने क्या किया था, इसका सर्वेक्षण कराया था। और 1856 में एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे अंग्रेज,
अंग्रेज भारत में भी उसी दौरान रेलवे लाइन बिछाई गई है। तो यहाँ पर एक रेलवे लाइन बिछा रहे थे लाहौर से लेकर के कराची तक, लाहौर से लेकर के कराची तक, ठीक है। तो बीच में हड़प्पा टीला पड़ गया और जो बिछवाने वाले इंजीनियर थे उनका नाम था जो है बर्टन बंधु। दो भाई थे ब्रिटन नाम से, ब्रिटन बंधु, ठीक है। ब्रिटन बंधु, बंधु का मतलब भाई होता है ना। जब दो भाई एक ही नाम के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, तो जैसे मान लेते हैं कोई दो भाई हो गए, शर्मा नाम है तो शर्मा बंधु कह सकते हैं ना। तो ऐसे ही ये ब्रिटन बंधु थे और ब्रिटन बंधु इंजीनियर थे। वो क्या करवा रहे थे? रेलवे लाइन बिछवा रहे थे पाकिस्तान में। कहाँ से? लाहौर से कराची तक। तो बीच में हड़प्पा टीला पड़ गया। अब हड़प्पा टीले में उसका निर्माण ही ईंटों से हुआ था। उसके भवन जो है पक्की ईंटों के बने थे। तो उनको वहाँ पर जब ईंटें दिखाई दिए तो उन्होंने ईंटें खुदवाना शुरू कर दिया। तो उससे भी थोड़ा बहुत पता चलता है कि जो है ब्रिटन बंधुओं ने थोड़ा काम किया था, वहाँ के ईंटों को निकलवाया था और उसको शायद रेल लाइन में बिछवा दिया होगा। उसमें जानते नहीं रहेंगे तो वहाँ से ईंटें निकलवा गए, सोचे होंगे कि इतना तो गबन कर जाएंगे, सरकार के जो ईंटें आ रहे हैं उसको बचा लेंगे उसका पैसा और इसको हम लगा देंगे। तो वो ऐसा कर गए ब्रिटन महोदय। इसके बाद में 1856 के बाद में भारत में क्या हुआ? एक क्रांति हुई थी जिसका क्या नाम था? 1857 की क्रांति हुई थी ना। भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध भारत में एक क्रांति हुई थी जिसका नाम था 1857 का विद्रोह या क्रांति। और इस क्रांति के कारण अंग्रेज भारत के लोगों से भयभीत हो गए थे, उनको दबाने लगे, कई साल लग गए। तो खोज का काम हो गया बंद। अंग्रेज ही तो खोज कर रहे थे, तो खोज का काम अब हो गया बंद। लेकिन 1899 ईस्वी में एक अधिकारी आता है गवर्नर बन करके, वायसराय भारत का बन करके, जिसका नाम था लॉर्ड कर्जन। क्या नाम था? लॉर्ड कर्जन, जिसने 1905 में बंगाल को दो भागों में बांट दिया था। और वो काफ़ी जो है उसको दिलचस्पी थी, पुरानी चीज़ों को खोजने में काफ़ी दिलचस्पी थी। तो वो भारत आया। तो भारत आकर के 1904 में उसने 1904 में एक संस्था बनाई, ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। क्या स्थापित किया? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, ASI। आज भी है ये। तो इसकी स्थापना कब होती है? 1904 में, ठीक है। 1904 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना हुई। और इसका काम क्या था? अब जब एक विभाग ही बना दिया गया तो उसमें कुछ लोग नौकरी पे लगाए गए होंगे, उनका काम क्या होगा? खुदाई करना, नए नए चीज़ों को प्रकाश में लाना। तो ये अब इसके लोग 1904 से लग गए खुदाई करने में हड़प्पा के बारे में, ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? ASI के उस समय जॉन मार्शल बनाए गए। कौन बनाए गए? जॉन मार्शल। जॉन मार्शल महोदय जो है ASI यानी भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के क्या थे? अध्यक्ष थे। और भारत के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दयाराम साहनी। भारत के एक व्यक्ति थे जिनका क्या नाम था? दयाराम साहनी। तो 1921 में दयाराम साहनी को हड़प्पा की खोज करने का निदेशक नियुक्त किया गया, अध्यक्ष नियुक्त किया गया कि आप हड़प्पा स्थल को खोदो अच्छी तरीके से और उसका सब कुछ पता लगाओ। और दयाराम साहनी भारतीय थे, तो फिर उनको अपनी सभ्यता को उजागर करना है तो उन्होंने खुदाई बम्पर शुरू करवा दी। तो 1921 में सबसे पहले हड़प्पा के बारे में पूरी तरीके से प्रकाश पड़ा दयाराम साहनी के नेतृत्व में। तो प्रश्न बनेगा, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने करवाई? दयाराम साहनी ने। कब करवाई? 1921 ईस्वी में। तो इस तरीके से हड़प्पा सभ्यता प्रकाश में पूरा आने लगा। अब जब सभ्यता उसके बारे में, हड़प्पा के बारे में पता चल गया तो अब ये विभाग बन ही गया था, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग बन ही गया था। तो ये विभाग अब उसके आसपास खुदाई करने लगा। अभी भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो पाकिस्तान भारत में ही था। तो पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो खोदा गया, वहाँ से निकला, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे जो है स्थल हड़प्पा के प्रकाश में आने शुरू हो गए। तो ये तो बात रही उत्खननकर्ताओं के बारे में। अब ये हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया, थोड़ा सा इस पर चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता का निर्माण किन लोगों ने किया? देखो, मानव की कुछ जो है प्रजातियां हैं, मानव की कुछ प्रजातियां हैं, ठीक है। हम जब भूगोल पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में अध्ययन करेंगे मानव की कौन कौन सी प्रजातियां हैं। हम लोग जो हमारे हिंदुस्तानी हैं वो किस प्रजाति के हैं,
दुनिया के और देश के लोग किस प्रजाति के हैं, तो मानव की कुछ प्रजातियां हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का निर्माण जो है, इसमें 4 प्रजातियों के बारे में पता चलता है। जब खुदाई हुई, भाई पता कैसे चलेगा, जब उनके अस्थि पंजर मिले होंगे, भाई व्यक्ति मर जाता रहा होगा उस समय, तो उनको दफनाते रहे होंगे मिट्टी में, और दफना दिए तो उनकी क्या बचेगी, हड्डियाँ बचेंगी। और कार्बन डेटिंग से C14 से उनके समय का पता लगा लिया गया। और इसके अलावा अब तो बहुत सारे टेस्ट होते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं जिससे व्यक्ति के बारे में सारा जो है उसकी जीन पता लग जाती है कि व्यक्ति किस जीन का है, किसका है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो है पता लगाई गई। तो पता ये चला कि भारत, ये हड़प्पा सभ्यता में मुख्य रूप से 4 लोगों का योगदान था निर्माण करने में, 4 प्रजातियों का। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, प्रभु से अल्प मांगो, प्रभु से अल्प मांगो। अब ये क्या चीज़ है, क्या बोला है, अल्प मांगो। प्रभु, ये प्र से हो जाएगा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये प्रजाति थी जिसका नाम है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड। और भू से हो गया भूमध्य सागरीय, भू से भूमध्य सागरीय, भू से भूमध्य सागरीय। इसको द्रविणी भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, द्रविण। और अल्प से हो गया अल्पाइन, अल्प से क्या हो गया, अल्पाइन। और मांगो से मंगोलियन, ये नाम याद करने का मैंने फार्मूला बताया है, मंगोलियन। तो ये 4 प्रजातियों से हड़प्पा सभ्यता का निर्माण हुआ था। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरीय जिसको द्रविण भी कहते हैं, अल्पाइन और मंगोलियन। इनके बारे में, इनकी विशेषताओं के बारे में हम भूगोल में पढ़ेंगे, ये इतिहास का विषय नहीं है, लेकिन ये आप याद रखना। और सबसे ज़्यादा जो साक्ष्य मिले हैं वो भूमध्य सागरीय के मिले हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा है, भूमध्य सागरीय प्रजातियों का रहा है, ठीक है। तो ये भूमध्य सागरीय प्रजाति के साक्ष्य ज़्यादा मिले हैं। लिपि के बारे में हमने बता ही दिया, इसकी लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। और वेस्ट्रोफेडन या फिर गौमूत्री लिपि भी इसकी थी। अब हम लोग थोड़ा सा 2 पॉइंट और अध्ययन करेंगे, फिर हम खत्म करेंगे। इसके बाद में एक एक सभ्यता का हम अगले क्लास में अध्ययन करेंगे। अब इसके संबंध हम देखते हैं, विश्व से कहाँ कहाँ इसे संबंधित था हड़प्पा के अन्य सभ्यताओं से संबंध। देखो, इसके समकालीन 4 सभ्यताएं थीं, इसकी समकालीन जो है 4 सभ्यताएं थीं जिससे इनका व्यापार होता था। ये हम विश्व का नक्शा बनाते हैं, ये है आपका अफ्रीका, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सी सभ्यता, हड़प्पा, भारत में है। यहाँ कौन सी सभ्यता है, हड़प्पा। और अफ्रीका में एक सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी जिसका नाम था नाइल सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। और यहाँ पर एक सभ्यता विकसित हुई थी दजला फरात नदी में, जिसको मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा गया। क्या कहा गया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, या इसको सुमेरियन की सभ्यता भी कहते हैं। ये 9th क्लास में पढ़ा होगा, सब भूल गए होंगे, नहीं याद होगा, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। ये यहाँ पर थी। और एक चीन में सभ्यता थी जिसको चीन की सभ्यता कहते हैं। अभी कौन कौन सी नदी के किनारे थी, हड़प्पा तो सिंधु नदी के किनारे थी, और चीन वांगो नदी के किनारे थी। किस नदी के किनारे, वांगो। और वांगो नदी को पीली नदी भी कहते हैं, पीत नदी भी कहते हैं। यहाँ ये नदी जिस क्षेत्र से बहती है वहाँ की मिट्टी पीली होगी, तो पीली मिट्टी जब बहते हुए आती है तो उसका जल पीला सा दिखाई देता है, इसीलिए इस नदी को क्या कहते हैं, पीली नदी। कहाँ है, चीन में। और पीली नदी के किनारे कौन सी सभ्यता विकसित हुई, चीन की सभ्यता। और नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता विकसित हुई। और मेसोपोटामिया या सुमेरियन की सभ्यता कहाँ विकसित हुई, दजला फरात नदी। कौन सी नदी, दजला फरात। अब देखो यहाँ पर तो एक पर्वत है, यहाँ पर एक पर्वत है जिसको क्या नाम दिया गया है, हिमालय। हिमालय पर्वत है। हिमालय पर्वत के नीचे ही तो थी हड़प्पा सभ्यता, और चीन हिमालय पर्वत के बाहर है, हिमालय पर्वत से उत्तर में है। तो क्या यहाँ से व्यापार होता रहा होगा, नहीं, क्योंकि पहले इतने साधन नहीं थे कि हम हवाई जहाज से उड़ करके व्यापार करने चले जाएं। और दर्रे भी बहुत खतरनाक थे। यहाँ के लोग तो शांति प्रिय थे, अपना जो है खेती और वाणिज्य व्यापार करते थे। तो चीन के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी नहीं थी, ठीक है। लेकिन इधर की सभ्यता
ये सीधे इधर से पैदल भी जाते थे मेसोपोटामिया, और समुद्र के मार्ग से भी ये चले जाते थे मेसोपोटामिया। लोथल हमने बताया था ना, लोथल यहाँ पे है, लोथल गोदीबाड़ा से ये मेसोपोटामिया चले जाते थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में कुछ चीज़ें मिली हैं। मेसोपोटामिया वाले भारत की सभ्यता को मेलुहा कहते थे। क्या कहते थे? मेलुहा। ये नया शब्द है, याद रखना। मेलुहा किसका नाम है? हड़प्पा सभ्यता का, जो कहाँ से प्रकाश में आया है? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया की सभ्यता में वहाँ की लिपि पढ़ी जा चुकी है। मेसोपोटामिया की लिपि जो है वो कीलाक्षर लिपि है। कैसी लिपि है? कीलाक्षर लिपि है। वो कुछ कील की तरीके से ऐसे लिखते रहे होंगे, पतला पतला, ऊपर नीचे मोटा, नीचे पतला, तो इसलिए उनकी लिपि कैसी है? कीलाक्षर लिपि है। और उनकी कीलाक्षर लिपि में मेलुहा का वर्णन मिलता है। तो ऐसा बताया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया के लोग क्या कहते थे? मेलुहा कहते थे। तो शब्द याद रखना है। और मिस्र से भी कुछ सामान मिले खुदाई से मिस्र में, तो इसलिए जैसे गुजरात में ही एक मम्मी पाई गई है, गुजरात में एक मम्मी पाई गई है। मम्मी क्या चीज़ है? मरे हुए व्यक्ति को एक रसायन से लपेट करके दफना दिया जाता था। और ये खोज किसने की थी? मिस्र के लोगों ने। ठीक है, मिस्र में पिरामिड पाए जाते हैं, मिस्र में ऐसे पिरामिड पाए जाते हैं, और उनके नीचे मम्मी दबी होती है, उनके नीचे मम्मी। ऐसा मिस्र उस समय लोग ऐसा विश्वास करते थे कि ये व्यक्ति फिर से जीवित होंगे, आत्मा फिर से आएगी, तो इसलिए इनके शरीर को सुरक्षित रखो, और जीवित होंगे तो फिर से चलने लगेंगे। इसीलिए नाइट्रोजन का लेप लगाया जाता था। मम्मी में वास्तव में क्या होता है? नाइट्रोजन का लेप होता है। तो इसका खोज किसने किया था? मिस्र वालों ने किया था। और गुजरात के में भी एक स्थल से मम्मी पाई गई है। तो ऐसा पता चलता है कि यहाँ के लोग मिस्र की सभ्यता को जानते रहे होंगे, तभी तो उसकी जो है मम्मी वाली पद्धति भारत के लोग सीख गए थे यहाँ बनाना। और अभी भी जो है कुछ संग्रहालयों में मम्मी यहाँ पर रखी गई हैं। जैसे जयपुर का संग्रहालय है, वहाँ मैं देख कर आया, वहाँ भी एक मम्मी रखी हुई है। ठीक है, लखनऊ के संग्रहालय में एक मम्मी रखी हुई है। तो इस तरीके से ये मम्मी, वो मम्मी वाला नहीं, हंसो मत, मम्मी की बात नहीं कर रहे हैं, मम्मी ऐसे लिखी जाती है मम्मी। ठीक है, मम्मी क्या है कि मरे हुए व्यक्ति को उसके शरीर, भाई आत्मा तो शरीर से निकल गई, और आत्मा शरीर से निकलने के बाद शरीर जर्जर होने लगता है। अगर उसे दफनाओगे नहीं, जलाओगे नहीं, तो 2 दिन बाद उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और सड़ने लगेगी। आत्मा जब तक है तभी तक तो हम, शरीर भी हमारा काम करता है। और उसके बाद कहा गया, इसीलिए तो कहा जाता है शरीर मिट्टी का ही तो बना है, आत्मा निकली नहीं कि सब कुछ मिट्टी हो जाएगा। 4 दिन आप रख दो कोई मुर्दे को, बाहर देख लो, खत्म हो जाएगा मुर्दा। ठीक है, तो उसको संरक्षित करने के लिए मम्मी एक पद्धति अपनाई गई मिस्र वालों द्वारा, जिसमें नाइट्रोजन का लेप लगा दिया जाता था, और वो लंबे समय तक, अभी तक अगर उनकी मम्मी को पट्टियों को हटा दिया जाए तो चमड़ी और त्वचा वैसे ही मिलेगी। कितने साल पुराने? 4-5 हज़ार वर्ष पहले की बात है। 4-5 हज़ार वर्ष पहले लपेटी गई मम्मी में जो मुर्दे हैं वो आज भी जो है उसी तरीके से सुरक्षित रखी हुई हैं। तो ये उस समय का विज्ञान, आप सोच सकते हो कितना बढ़िया विज्ञान था। ठीक है, आज उतना अच्छा विज्ञान नहीं है। तो इस तरीके से जो है इन देशों से हमारे क्या थे। अब देखो यहाँ पर जो है कुछ मंदिर मिलते हैं, मेसोपोटामिया में मंदिर मिलते हैं। वहाँ के मंदिर में जिगुरत कहा गया है। वहाँ के मंदिर को क्या कहा गया है? जिगुरत। प्रश्न आता है जिगुरत किससे संबंधित है? जिगुरत मेसोपोटामिया का मंदिर है, देवालय है, जहाँ पर देवता रहते थे। एक भवन ऐसे प्रकाश में आया है इस तरीके से, और इसमें सबसे ऊपर वाला जो भाग है यहाँ, इसको क्या कहा जाता था? जिगुरत। क्योंकि यहीं पर जो है भगवान की मूर्ति स्थापित की गई होगी, तो इसको क्या कहा गया? वहाँ की लिपि पढ़ ली गई है तो वहाँ लिखा मिला हुआ, तो इसको जिगुरत कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगुरत। तो जिगुरत किससे संबंधित है? मेसोपोटामिया से संबंधित है। और जिगुरत क्या है? मेसोपोटामिया का मंदिर है, देवालय है। ठीक है, देवताओं का आलय है, आलय मतलब घर, देवताओं का घर है। देवताओं के घर को क्या कहते हैं? मंदिर कहते हैं। और मेसोपोटामिया की सभ्यता में देवताओं के घर को क्या कहा गया है? जिगुरत कहा गया है। और मेलुहा क्या है? हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया वाले लोग मेलुहा के नाम से संबोधित करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और मिस्र की सभ्यता के क्या देन है? मम्मी और पिरामिड। मम्मी और पिरामिड। आज ही जाकर के मोबाइल पे सर्च करना पिरामिड, मिस्र की पिरामिड, तो आप देख लेना यूट्यूब, उसमें जो है क्या नाम है, गूगल मैप पे वहाँ के पिरामिड खुल करके आ जाएंगे। ठीक है, तो देखना उसको जाकर। तो ये पिरामिड हो गया। और चीन की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चीन के लोग भारत से कटे थे, कारण क्या था? बीच में हिमालय पर्वत था, तो इतना ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। लेकिन चीन की सभ्यता भी हमारे समकालीन ही थी।
चीन की सभ्यता भी हमारे समकालीन थी। और एक भूमध्य सागर में एक सभ्यता थी जिसको यहाँ पर सभ्यता थी भूमध्य सागर में, जिसको क्रीट सभ्यता कहा गया है। क्या? क्रीट। क्रीट के बारे में जानकारी ऐसे होती है क्योंकि यहाँ से कुछ नक्काशीदार जो है बर्तन मिले हैं। जैसे हम लोग चाय वाय नहीं पीते हैं केतली में, केतली, चाय की केतली जो होती है, तो उस टाइप की केतली यहाँ भारत में मिली है। और केतली, नक्काशीदार केतली का इस्तेमाल क्रीट वाले करते थे। भूमध्य सागर में एक सभ्यता मिली थी क्रीट। तो ऐसा पता चलता है कि भारत के लोगों का व्यापार क्रीट तक था। तो मेसोपोटामिया, मिस्र और क्रीट, इन 3 सभ्यताओं से तो भारत के व्यापार होते थे, संबंध था। लेकिन चीन के साथ उतना साक्ष्य नहीं मिला है। लेकिन चीन के बारे में पता चलता है कि चीन के लोगों ने सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया। ठीक है, चीन के लोगों, इसी सभ्यता ने, चीन की सभ्यता ने ही आज से 5000 वर्ष पहले कागज़ का आविष्कार किया था। सबसे पहले वो क्या करते थे? साटन के कपड़ों पर लिखते थे। चीन के लोग सबसे पहले किस पे लिखते थे? साटन के कपड़ों पर लिखते थे। उसके बाद में बांस पर लिखना शुरू किया। बांस की जो वो होती है ना पत्तियाँ, उस पर लिखते थे। फिर धीरे धीरे उसी के आधार पर उन्होंने कागज़ बनाना सीख लिया था। तो कागज़ का आविष्कार किसने किया था? चीन ने किया था। चीनी सभ्यता ने कागज़ का आविष्कार किया था। तो इस तरीके से ये कुछ सभ्यताएं थी जो भारत के समकालीन थी। अब सबसे मुख्य टॉपिक हमारा होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता क्यों थी? नगर क्यों थे हड़प्पा? हड़प्पा गांव क्यों नहीं थी, नगर क्यों था? तो ये बहुत महत्वपूर्ण वो है, टॉपिक है। इसको मैं पढ़ा के बस ख़त्म करूँगा। नगर क्यों थे हड़प्पा के शहर, हड़प्पा के जो है स्थल नगर क्यों थे? नगरीय योजना क्या थी इसकी? देखो यहाँ पर भाई कुछ लिखा हुआ तो मिला नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिले तो आप जो है नहीं ज़्यादा दूर तो आसपास के क्षेत्र जा सकते हो। राजस्थान में कौन सा क्षेत्र बताया था मैंने? राजस्थान में एक क्षेत्र बताया था, कालीबंगा। हाँ याद रखना, कालीबंगा, काली चूड़ियों वाला है। तो कालीबंगा जाना हो कभी तो वहाँ जा करके आप देख सकते हो। हम भी जाएंगे कभी, जो है टाइम नहीं मिल पा रहा है, जाने को बहुत मन करता है लेकिन क्या करें। तो यहाँ काली चूड़ी ले रहे नहीं, उस सभ्यता को देखने, नज़दीक से देखेंगे तो कुछ फीलिंग अलग से आएगी। तो यहाँ पर एज इट इज जो है उसके वो मिले हैं, मकान बने हुए, लेकिन इस तरीके से बना हुआ नहीं मिला हुआ। इसकी दीवारें मिली हैं, छत तो नहीं मिले हैं। इनकी खुदाई में जब खूब गहराई में खोदा गया तो पूरे पूरे मकान का वही मिल गया। ठीक है, अब मकान भी ऐसे अद्भुत मिले हैं, मकान जैसे आज की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। लोग मकान ऐसे बनवाएंगे, ऐसे मकान मिले हैं वहाँ पर मकान मिले हैं कि उसके अंदर जो है बीच में आंगन बड़ा सा होता था और चारों तरफ कमरे होते थे। ठीक है, और लेटरिन बाथरूम उसी में होता था। अब तो लेटरिन बाथरूम तो हम अब घर में बनवाते नहीं, तो पहले तो लोटा लेकर बाहर जाते थे ना, और अब बनवाना शुरू किए हैं। तो ये उस समय की सभ्यता तब से थी, यानी स्नानागार और जो है लेटरिन वगैरह सब घर के अंदर हुआ करते थे। और सफाई पे बहुत ध्यान देते थे वो लोग, सफाई और स्वच्छता पर बहुत ध्यान देते थे। तो अब वहाँ पर सबसे प्रमुख चीज़ क्या है, वहाँ के जो नगर हैं वो 2 भागों में बटे होते थे। नगर जो है, अब आज के नगर तो सब बेतरतीब है, ऐसे ही हैं, टेढ़े मेढ़े से बन जाते हैं, लेकिन वहाँ के जो नगर थे वो 2 भागों में बटे होते थे। पश्चिमी भाग जो था, नगर का पश्चिमी भाग, मान लेते हैं ये नगर है, नगर का पश्चिमी भाग है, तो इसको कहा जाता था दुर्ग टीला। क्या कहा जाता था? दुर्ग टीला। कहा नहीं जाता था, अभी कहा जा रहा है। खुदाई में अब पता चला ना, पहले क्या कहते होंगे हमें नहीं पता है, न कोई जानता है। पश्चिम भाग में जो मिला है स्थल, उसको क्या कहा है इतिहासकारों ने? दुर्ग टीला। और पूरब भाग में जो टीला मिला उसको नगर टीला कहा गया। क्या कहा गया? नगर टीला। अब इसकी विशेषता क्या है? दुर्ग टीला, दुर्ग का मतलब होता है कोई किला होगा ना, और किले में कौन रहेगा? राजा महाराजा रहेंगे। तो पश्चिमी टीले में कौन रहते थे? सामंत या राजा रहते थे। और सामंत राजा रहेंगे तो वो ऊंचे पे रहना शुरू सोचेंगे ना कि हम जनता से ऊपर रहें। तो दुर्ग टीला चबूतरों पे पाए गए हैं। किस पे पाए गए हैं? चबूतरों पे। और पहले की ये विशेषता थी कि अगर कोई आक्रमणकारी आता है तो क्या जीतता था? किला। पहले राजा जब युद्ध करते थे तो जनता से थोड़े नहीं लड़ते थे, सीधे किला जीतते थे। और किला अगर मतलब अपने सुरक्षित रखना है तो किले को क्या करेंगे? चारों तरफ से दीवार से घेर देंगे किले को ना। तो दुर्ग टीला चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरी हुई पाई गई है। दुर्ग टीला चारों तरफ से 4 दीवारी से घिरी हुई पाई गई है, और नगर टीला घिरा हुआ नहीं पाया गया। सामान्यतः पाया गया है, लेकिन कुछ अपवाद भी मिले हैं खुदाई में। तो सामान्य तौर पे हड़प्पा सभ्यता के नगर 2 भागों में बटे थे, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला कहा गया और पूर्वी टीला को नगर टीला कहा गया। अब नगर टीला में कौन रहेगा? नगर में आम जनता रहती थी। नगर में आम जनता रहती थी। आम जनता में किसान आएगा, व्यापारी आएगा, शिक्षक आएगा,
पुरोहित पंडित आएंगे, ये सब क्या थे? आम जनता थे। और दुर्ग टीला में शासक वर्ग आते थे, सामंत आते थे, ठीक है, और कुछ नौकर भी रहते होंगे। अब ऐसे तो है नहीं कि अकेले रहे, चाय कौन पिलाएगा इनको भाई, तो कुछ नौकर भी तो रहते होंगे। तो उनके भी कुछ साक्ष्य मिले हैं, यहाँ से कुछ ऐसे कमरे बने मिले हैं जिसमें पाया गया है कि इसमें कम संपन्न लोग रहते रहे होंगे। तो इससे यही अर्थ लगाया गया है कि वो नौकर वगैरह होंगे जो उनकी सेवा करने के लिए रहते रहे होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये नगर दो भागों में, पहली बात तो ये हो गया नगर दो भागों में बटा था, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। दूसरी बात, ये नगर नियोजित था। अभी भारत का चंडीगढ़ नियोजित नगर है। चंडीगढ़ अगर कभी जाओ, चंडीगढ़ किसकी राजधानी है? पंजाब और हरियाणा की, दो राज्यों की राजधानी है। और स्वयं क्या है? केंद्र शासित प्रदेश भी है। पंजाब स्वयं केंद्र शासित प्रदेश भी है और दो राज्यों की राजधानी भी है। तो चंडीगढ़ नियोजित नगर है, उसको प्लांट में बनाया गया है। और उस समय हड़प्पा प्लांट में बसा हुआ था। प्लांट कैसे होगा? वहाँ पर जो सड़क है इस तरीके से ग्रिड पैटर्न में है। चौराहे जो है एक दूसरे को काटते हैं समकोण पर, चौराहे एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। और चौड़ी सड़कें हैं, जो मुख्य मार्ग हैं वो चौड़ी है, यानी कि यातायात भीड़ न लगे, यातायात के साधन बढ़िया रहें, तो इसलिए मुख्य मार्ग को चौड़े बनाया गया है। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि जो अंदर के जो गलियां होती थी, इन गलियों के साथ जो मकान होते, जैसे ये मकान यहाँ बना है, ये मकान मुख्य मार्ग की तरफ है ना, ये तो ये इतने मतलब पर्यावरण को लेकर के और स्वच्छता को लेकर इतना जागरूक थे कि ये दरवाज़ा इधर नहीं खोलते थे, मुख्य मार्ग की तरफ नहीं खोलते थे। ये अपना दरवाज़ा और खिड़की किधर खोलते थे? गली की तरफ, क्योंकि मुख्य मार्ग से जो है लोग जाएंगे आएंगे तो उससे घर के अंदर हवा धूप मतलब वो जा सकती है, क्या नाम, धूल वगैरह उड़ करके। तो इसलिए स्वच्छता पर ये बहुत ध्यान देते थे। और इनके जो दरवाजे खिड़की होते थे वो गलियों में खुलते थे। दरवाजे खिड़की किधर खुलते थे? गलियों में। शायद अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, मतलब आप लोग नहीं देखे होंगे, लेकिन हमारे ननिहाल जब मैं जाता था आज से करीब जो है 25 साल पहले, तब उस समय वहाँ जो मुख्य मार्ग हमने देखा जो है, पहले लोगों के पास मतलब अब तो तमाम परिवार तमाम बड़ा हो जाता है तो बढ़ता चला जाता है संपत्ति सब में, लेकिन जो हमारे नाना रहे होंगे, दो भाई रहे होंगे थे, तो उनकी पूरा घर इकट्ठा रहता था, तो बहुत बड़ा मकान बना था। तो बड़ा मकान बना था तो उसमें हमने ये देखा कि जो मुख्य सड़क है उन्होंने दरवाज़ा मुख्य सड़क की तरफ नहीं खोल रखा है, इधर खोल रखा है और बड़ा सा द्वार बना रखा है। तो कुछ ना कुछ जो है प्राचीन सभ्यता से ये बात आई होगी। सिर्फ वही नहीं बना रहा होगा, और भी जगह गाँव में बने रहे होंगे इस तरीके से। तो पहले मुख्य मार्ग की तरफ जो है वो मुख्य मार्ग की तरफ दरवाज़ा और खिड़की लोग नहीं बनाते थे। और अब क्या है, अब तो यही महंगी हो गई, अब तो यही ज़मीन महंगी मिलती है मुख्य मार्ग वाली, क्योंकि सब लोग व्यापार करना चाहते हैं, तो मुख्य मार्ग वाली ही ज़मीन महंगी मिलती है। तो इसलिए इनका सब ये विशेषता क्या हो गई कि इनके मकान की जो खिड़की और दरवाजे थे वो गलियों में खुलते थे, ना कि मुख्य मार्ग में। तो इससे पता चलता है कि ये लोग स्वच्छता को लेकर बहुत जागरूक थे, ठीक है। और यहाँ पे नालियाँ पाई गई हैं, नालियों में भी बहुत मतलब एक जाल सा बना हुआ था। भाई हमारे यहाँ तो शहरों में क्या है, थोड़ा सा बारिश हो गई तुरंत जो है पानी जल ही जल हो जाता है, लेकिन ये इतने जागरूक थे कि इन्होंने बड़ी नालियाँ बनाई, मुख्य सड़क के किनारे बड़ी नालियाँ बनाई और गलियों में छोटी नालियाँ बनाई जो कि घरों की नालियों से जुड़ी होती थीं। और उनकी साफ़ सफाई के लिए मेन होल बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? मेन होल जो ढके होते थे, उस मेन होल को खोल करके फिर इन नालियों को साफ़ किया जाता था परमानेंट बाकायदा जो है। तो इसलिए साफ़ नालियाँ मिली हैं। तो इससे ये पता चलता है कि ये लोग स्वच्छता को लेकर के, साफ़ सफाई को लेकर के कितने जागरूक थे। गांधी जी चिल्ला चिल्ला के कह गए कि आज़ादी के साथ हमको सफाई पर भी ध्यान देना है, लेकिन हम लोग सफाई का क्लास में ही थूक देते हैं, 25 से गुटखा खाए रैपर फाड़ के यहीं फेंक देते हैं, सफाई भी ध्यान दो भाई। तो इस तरीके से इनका नगर कैसा था? नियोजित नगर था, ग्रिड पैटर्न पे था। अब इस पैटर्न को क्या कहेंगे? सड़कों के पैटर्न को, इस पैटर्न को क्या कहते हैं? ग्रिड पैटर्न कहते हैं। समकोण पे जब सड़क कटे होते हैं उसको क्या कहते हैं? ग्रिड पैटर्न कहते हैं। और ग्रिड पैटर्न के साथ साथ में इसको बोलते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कस। क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड सर्कस, ठीक है, ऑक्सफोर्ड सर्कस भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ के सड़क जो थे वो किस पैटर्न पे थे? ऑक्सफोर्ड सर्कस पैटर्न पे थे और ग्रिड पैटर्न पे थे। ग्रिड मतलब जाल, ठीक है, तो ग्रिड पैटर्न पे थे यहाँ के नगर। और इसके अलावा यहाँ के मकानों में सीढ़ियों के अवशेष पाए गए हैं। तो सीढ़ियों से क्या सिद्ध होता है कि मकान 2 मंजिला 3 मंजिला रहे होंगे, मकान 2 मंजिला 3 मंजिला रहे होंगे। और घरों में स्नानागार भी मिले हैं और कुछ सामूहिक स्नानागार भी मिले हैं, ठीक है। सामूहिक स्नानागार कुछ नगरों से मिले, जैसे अध्ययन करेंगे कल हम लोग, तो उस पर चर्चा करेंगे।
तो सामूहिक स्नानागार में क्या है कि कहीं अगर कोई मान लो कोई मेला लगा या कोई भोज हुआ तो उसमें आकर के लोग सामूहिक रूप से नहाते रहे होंगे। ठीक है। अन्नागार मिला है। अन्नागार का मतलब यहाँ के नगरों में अन्न का भंडारण करते थे। उनको पता था कि कभी आपत्ति या विपदा आ सकती है या फसल ना पैदा हो, तो आगे के लिए हम भंडार बना कर रखें। भारत में अभी अन्नागार की व्यवस्था नहीं थी। यहाँ पर जब आज़ादी के बाद भारत में जो है वो आई, क्या अकाल पड़ा, भुखमरी आई, तो उस समय बहुत लोग जो है मरने लगे। तो उसके बाद यहाँ कंसेप्ट आया है जो है FCI का, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया आया, और जो है अन्नागार बनाए गए। और ये अन्नागार का कंसेप्ट हमारे यहाँ कब से है? आज से 5000 वर्ष पहले से है। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता से है। तो कितने वो नगर कितना नियोजित, कितना सभ्य रहा होगा, कितने बेहतरीन ढंग से वहाँ की व्यवस्था रही होगी। 2 मंजिला जो है उसके मकान थे, और इसके अलावा जो है घर के बीच में आंगन था, जैसा कि मतलब आज भी पुराने मकानों में मिलेगा। घर के बीच में आंगन है और चारों तरफ कमरे बने हुए हैं। और इतना वो लोग वो होते थे जागरूक कि कोई राहगीर जा रहा है तो उसको पानी पिलाने के लिए एक कुआं तो आंगन में खोदते थे और एक कुआं बाहर भी खोद देते थे घर के बाहर। जैसे ये घर बना हुआ है तो इसके पास में एक किनारे कुआं कर दे, उसमें नल वल की व्यवस्था रही नहीं होगी, तो कुएं के साक्ष्य मिले हैं। तो यहाँ एक कुआं रहता था कि कोई मान लो, अब ऐसा इतिहासकार कहानी बनाते हैं, कहानी तो कुछ भी बना सकते हो, तो इससे अब घर के अंदर कुआं है तो बाहर बनाने की क्या जरूरत है। तो उससे एक कहानी ये बनती है कि कोई राहगीर जा रहा हो, वो प्यासा हो जाए तो उसको गुड़ चना पानी पिला दो। भाई आज भी हमारे यहाँ तो गुड़ पिला के पानी पिलाते हैं ना, गुड़ खिला के पानी पिलाते हैं, और तुम्हारे यहाँ तो सादा पानी दे देते हैं पीने के लिए। हमारे यहाँ अगर सादा पानी दे दोगे कहेंगे अरे तो खाली पानी पिला रहा है। अगर गुड़ बिस्किट ले आते, अब तो बिस्किट का प्रचलन हो गया है, नहीं पहले गुड़ से पानी पिलाते थे। कोई भी राहगीर आ गया या कोई मेहमान आ गया जिसके पास नहीं कोई व्यवस्था है तो गुड़ पानी पिलाता था। तो हाँ, तो इस तरीके से यहाँ की व्यवस्था जो है ये नगरीय व्यवस्था बहुत बेहतरीन थी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक पढ़ा। अब कल हमारा जो टॉपिक होगा वो हम वहाँ पर सभी कुछ 7-8 नगरों की विशेषताओं का अध्ययन करेंगे कि कहाँ से क्या मिला है, और उसके बाद में हम लोग अध्ययन करेंगे कि वहाँ की आर्थिक व्यवस्था क्या थी, समाज कैसा था, और वहाँ की जो सांस्कृतिक व्यवस्था कैसी थी, धर्म कैसा था वहाँ का, फिर उसके बाद पतन कैसे हो गया, सभ्यता कैसे ख़त्म हो गई, ये अध्ययन करेंगे। तो यहीं पर हम लोग इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है।